तो कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, उन्होंने जो बिजली के बिल पे जो निर्णय लिया, वो निर्णय मुझे बहुत अटपटा लगा। ज्यादा समय नहीं बीता, 19 तारीख के शाम को एक बहुत बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया कि कल से नई गाइडलाइन आएगी 20 नवंबर से। मेरे दिमाग में एक बात आई, कुछ लोगों से मैंने चर्चा की, लगातार पिछले 5-6 दिन से मैं इस विषय पे सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों के विचार जान रहा हूँ। मुझे ये समझ में आई कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र का कहीं हिस्सा तो नहीं है कि जब कल नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत जब संपत्ति कर का निर्धारण करेगी तो आज की इस गाइडलाइन के हिसाब से निर्धारण करेगी। क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में एक बात बिल्कुल स्पष्ट बैठी हुई है कि विष्णुदेव साय जी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अत्यधिक विनम्र हैं और सज्जन हैं, और कोई भी व्यक्ति उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकता कि इस तरीके से वो साए कर बढ़ा दे। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज का हित नहीं चाहते, वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए शासन तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन समाज सज्जनता को स्वीकार करते हुए भी इन कठोर कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए होता है ना कि एक चेहरा तो आक्रोश बन ही जाता है। जो अनाउंसमेंट के शायद वो आक्रोश का एक वो रहेगा ही रहेगा। 15-20 हजार, 10 हजार से कमाई से लेकर के 70 हजार के बीच की कमाई का व्यक्ति हमारे यहाँ प्लॉट लेने की स्थिति में नहीं है। क्या आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट कल के डेट में ये कहते कि भैया आप तो 4.5 करोड़ के मालिक हो, आपको गरीबी रेखा में रहने का अधिकार कैसे है? 60 हजार की यदि विधायकों की सैलरी को बेसिक को ही मान के चलूं कि यही सर्वे सरवा है, तो हमारा कोई भी विधायक आज हमारे छत्तीसगढ़ में प्लॉट लेने की स्थिति में नहीं है। अब आपके पास रेवेन्यू का साधन क्या है? तो 6,000 करोड़ रुपया आप ब्याज में दे रहे हो, किसके लिए? जो आप कर्ज लेकर के बैठे हो। तो जमीन का जो ऐसा बेतहाशा जो बढ़ोतरी हुआ है, उसमें नो डाउट जो है सरकार की छवि जो है खराब हुई है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रोकर बिल्डर का मुद्दा नहीं, ये आम जनता का। आप 3100 रुपए कुंटल में धान खरीद रहे हो, और उसको खरीदने के बाद जो उसी धान को जो है आप 1600 रुपए में बेच रहे हो, और इसका पूरा खामियाजा जो है आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। और उसके बाद एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ कि जब वो महादेव ऐप की बात करते हैं, जब वो शराब घोटाले की बात करते हैं, तो डीएमएफ घोटाले की भी चर्चा होनी चाहिए। तो इसमें जो है ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मतलब जो है सरकार क्योंकि कर्ज में दब चुका है। विकास हमारा लक्ष्य है तो वह पवित्र ही होना चाहिए, लेकिन मैंने उसके साथ ये भी कहा कि साधन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। अब मैं उन पवित्र साधनों की ओर सरकार का ध्यान तीरंदाज के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जन जन तक, हर समाज तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, और उसके बाद वो शासन तक भी पहुंचे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, खासतौर पर इस बात को लेकर के कि छत्तीसगढ़ में इस समय सरकार द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं वो वास्तव में जनता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और इन लगातार हो रहे इन फैसलों से एक नई तरह की चर्चा सामने आ रही है। लोगों का मानना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ संगठन, कुछ सत्ता से जुड़े हुए लोग, कुछ ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग इस तरह के निर्णय ले रहे हैं जो कि जनता को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मामले में अब जनता क्लियर कट तरीके से ये बात कर रही है कि ये निर्णय जो है सीएम विष्णुदेव साय के ना होकर के कुछ और लोगों के हैं, और यही निर्णय जो है सरकार के लिए आने वाले समय में समस्या बन सकते हैं। जब ये चर्चाएं तमाम तरह की हमारे पास भी आई, तो हम लोगों ने शहर के और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रबुद्ध लोगों को इस बारे में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, क्या वास्तव में ऐसा है। और उसी क्रम में आज हम एक चर्चा इसी मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं। चर्चा में हमारे लिए साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में समाज सेवा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और तमाम संगठनों को, खासतौर पर सत्ता से जुड़े हुए संगठन को तमाम तरह के सुझाव देने वाले ऐसे शख्स जिनके सुझावों को सरकार अपने जो है अमली जामा पहना रही है और उनको अमल भी कर रही है। तो हमारे साथ हैं अमरचंद सुराना जी। दिखाइए भाई अमरचंद सुराना जी को। और उनके साथ हैं देश दीपक जी, जो कि RSS से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से,
चिंतक हैं और बहुत सारे मुद्दों पर इनका एक गहन विचार है, चिंतन है और सरकार पर भी जो है कामकाज को लेकर के इनका एक अपना विचार है। इसके साथ ही हमारे साथ हैं एक ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए ट्रोमन साहू जी। और ट्रोमन साहू जी का एक अपना दर्शन है, जो अपना सोच है, एक जो बहुत सारे मुद्दों पर इनका हमने पिछले दिनों जो बातचीत देखी सुनी तो हमको ऐसा लगा कि ये मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को बहुत करीबी से समझते हैं। इन सब के अलावा हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर पत्रकार, छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार कहें तो ज़्यादा ठीक है, जो कि जिनको एक एक गांव में अधिकतर लोग जानने वाले हैं, और संदीप दीवान जी जो कि तमाम राष्ट्रीय अखबारों में जो है डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर भी रहे हैं और वर्तमान में ट्रू सोल्जर में संपादक का दायित्व निभा रहे हैं। चर्चा में शुरुआत करते हैं अमरचंद सुराना जी से कि अमरचंद सुराना जी, हमने जो कहा इससे आप भी उतने सहमत हैं? क्योंकि ये हमारा विचार नहीं है, ये जनता में पिछले करीब एक हफ्ते से ये चीज़ें नोटिस की जा रही हैं कि जो फैसले हो रहे हैं उसको लेकर के अब जनता ये चर्चा कर रही है कि ये फैसले सरकार के नहीं, सरकार में शामिल कुछ लोगों के हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश कर रहे हैं। आप भी ऐसा देखते हैं क्या? सन 2001 में मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए घोषणा पत्र बनाया था और उसमें मैंने नए जिलों की संरचना की थी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं आई, ये बात जरूर है, लेकिन बाद में जो बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने उन वही सब जिले नए बनाए जिनकी हमने घोषणा पत्र में चर्चा की थी, उल्लेख किया था। वो प्रमाणित दस्तावेज आज भी है। उसके बाद मैं तो क्या एक्चुअल सुधार होना चाहिए इस विषय पे मैं हमेशा सोचता हूँ और मैं सबसे सशक्त माध्यम मानता हूँ घोषणा पत्र को। फिर धीरे धीरे जब समय बीतते गया तो मैंने इस पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक 40 बिंदुओं का घोषणा पत्र बना के दिया 6 महीने पहले। उस घोषणा पत्र के क्रमांक 2 में ही मैंने लिखा था कि 2 साल का जो बकाया धान का बोनस है उसे सरकार को दे देना चाहिए, नहीं देने से किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और यह अवसर है कि वो अपनी भूल सुधार कर ले। प्रदेश के 14.5 लाख किसानों का ये भाग्य था कि भाजपा ने उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और सरकार बनी और किसानों को 3716 लाख रुपया बकाया धान का बोनस वापस हुआ बिना आवेदन के। सबसे बड़ी बात है। मेरे इन बिंदुओं में कुछ काम भी हो रहे हैं, जैसे रजिस्ट्री से जो पेड़ों पे जो रजिस्ट्री शुल्क ली जाती थी वो उस घोषणा पत्र के नंबर 10 में है, वो उसको भी सरकार ने माना और अभी 2 महीने पहले उसको भी उन्होंने वापस लिया। अभी क्योंकि मैं राजनीतिक अपने मेरा एक तरीका है, मेरा एक विश्लेषण करने का या सोचने का, तो जब कुछ दिनों पहले जो इन्होंने कहा एक बदनाम करने की साजिश आ रही है, तो कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने जो बिजली के बिल पे जो निर्णय लिया वो निर्णय मुझे बहुत अटपटा लगा। इसलिए अटपटा लगा कि पूरा उससे समाज आक्रोशित हो गया। आप सबको छूट दे रहे हो, एक सामान्य उसमें जो बिजली में जो छूट मिली थी उसमें मूल कारण ये था भैया उसमें सभी वर्ग बिना भेदभाव के उस अनुदान को या उस छूट को प्राप्त कर रहा था। अब आपने 200 से 400 कर दिया, 400 से ऊपर होगा तो उसको 0 कर दिया। तो एक दबी एक आक्रोश समाज में देखने को मिला। मैं उस दिन से वापस फिर से बीजेपी के या छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों को फिर से मैंने अध्ययन करने लगा। ज़्यादा समय नहीं बीता, 19 तारीख के शाम को एक बहुत बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया कि कल से नई गाइडलाइन आएगी 20 नवंबर से। जब यूट्यूब में, व्हाट्सएप में मैं जब उस चीज़ को देखा तो मैं थोड़ा सा चौंका और 20 तारीख की सुबह का इंतज़ार करने लगा और सबसे पहले उठ के समाचार पत्रों को देखा मैंने। फिर गाइडलाइन मेरे को 2 रोज बाद मिली। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 4 गुना मूल्य बढ़ा दिया गया। जिस जमीन की कीमत 19 तारीख को 9 लाख रुपए थी वो 20 तारीख को 36 लाख रुपए हो गई। मुझे यह बात समझ नहीं आई।
उसके बाद फिर मैं 3 दिन पहले अभी पत्रिका में देखा कि यदि कोई लाचार व्यक्ति अपने घर में है जो रजिस्ट्री दफ्तर नहीं जा सकता है तो 1200 रुपये रजिस्ट्रार को फीस दे के और रजिस्ट्री दफ्तर में शासकीय अधिकारी को बुला सकता है। उसका आपने 25,000 रुपये कर दिया। यदि किसी जमीन में बोर है तो एक मुश्त उससे हम 85,000 रुपये शुल्क लेंगे। ये पत्रिका में मैंने पढ़ा। मेरे दिमाग में एक बात आई, कुछ लोगों से मैंने चर्चा की, लगातार पिछले 5-6 दिन से मैं इस विषय पे सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों के विचार जान रहा हूँ। मुझे ये समझ में आई कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र का कहीं हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में एक बात बिल्कुल स्पष्ट बैठी हुई है कि विष्णुदेव साय जी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अत्यधिक विनम्र हैं और सज्जन हैं, और कोई भी व्यक्ति उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकता कि इस तरीके से वो साए साए कर बढ़ा दें। तो मैं तो आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के समस्त शीर्ष संगठन के नेतृत्व को, कहीं ये निर्णय के कारण ये निर्णय किसी किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार तो नहीं होने जा रहा है। उसके मैं एक स्टेप आपको बिजली का बताया, 2 स्टेप इसमें मैं और देना चाहता हूं। ये जो रेट बढ़े हैं इससे पूरी जनता आक्रोशित हो गई है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो तीसरा, अभी पूरा आक्रोश समाज में फैल चुका है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, और मुझे एक आंदोलन 4 महीने 6 महीने बाद दिखने वाला है। वो मेरी दृष्टि है, वो ये कि जब कल नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत जब संपत्ति कर का निर्धारण करेगी तो आज की इस गाइडलाइन के हिसाब से निर्धारण करेगी। तो जिसका टैक्स, जिसके भवन का टैक्स 9,000 रुपया है, उसका टैक्स 45,000 रुपया हो जाएगा। तो हर घर से एक आक्रोश फूटेगा, और वो आक्रोश फूटेगा और वो शीर्ष नेतृत्व को दोषी मानेगा। तो इसलिए भाजपा संगठन को चाहिए, विष्णुदेव साय जी को चाहिए कि वो अपने आसपास के लोगों को देखें और समझें कोई राजनीतिक चाल तो नहीं चल रहा है। क्योंकि अक्सर ये होता है जिसको हम लोग राजनीतिक दृष्टि में कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। जब हमें किसी को परास्त करना होता है तो हम सबसे पहले उसको बदनाम करते हैं। बदनाम करने का हमारा जरिया होता है समाज के लोगों को आक्रोशित करें। तो ऐसी नीतियां मत बनाइए जिससे समाज आक्रोशित हो, ये सरकार बदनाम हो। क्योंकि हमारे पास अभी उदाहरण है, श्रीलंका का उदाहरण है, नेपाल का उदाहरण है, बांग्लादेश का उदाहरण है, और हिंदुस्तान में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे गलत आंदोलन चले हैं जिसके कारण बहुत से राज्य सफ़र किए। मैं उसको बहुत स्पष्टता से नहीं कहना चाहता, लेकिन हम सब लोग उस बात को जानते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्री लोग एक बात कहते हैं कि जब अगर हम कोई कर लगाते हैं तो कर ऐसा लगाना चाहिए, उसके पीछे भाव ये होना चाहिए, किसी बगुले के पंख को इतना ही खींचो कि वो चिल्लाने न लगे। आम जनता एक बगुले के रूप में है और टैक्स लेने वाले सरकार हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स से पीड़ा ना हो, दर्द ना हो। एक बात। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाहता हूँ कि हम कर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम विकास करना चाहते हैं। अगर विकास का लक्ष्य आपका पवित्र है तो मैं यह भी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि साधन भी आपका पवित्र होना चाहिए। इस तरह से तुगलकी फरमान वाला साधन नहीं होना चाहिए कि 19 तारीख को इसकी कीमत 1 रुपये थी और 20 तारीख को इसकी कीमत 5 रुपये हो गई, एक रात बीतने पे। आप आम जनता को नहीं समझा सकते। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में मार्च अप्रैल में जब क्लोजिंग होगी और नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, तब जो है इस जो बढ़ी हुई दरों का असर उस समय दिखाई देगा, जो कि आम जनता तक इस रोष को खींच करके ले जाएगा। तो ये बड़ी बात है। हमारे साथ जो है आरएसएस से जुड़े हुए देश दीपक सिंह जी हैं। दीपक जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है ग्रास रूट लेवल तक काम करता है
सत्ता में लाने के लिए, और जो विचारधारा है उसको लेकर के बहुत ही क्लियर कट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि सरकार में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें एक गुट ऐसा सक्रिय हो गया है जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बदनाम करना चाहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब 2018 में ये सरकार चुनकर आई, उस समय से लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि धार्मिक आधार पर धर्मांतरण के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करने जा रही है, कोई ठोस कानून बनाने जा रही है। नहीं, 2018 नहीं, अभी 2 साल पहले। हाँ, ये जब भी से ये हाँ, सरकार बनी, हाँ, तो अभी, हाँ 2023 से जब ये सरकार बनी तभी से ये सुनने में आ रहा है कि सरकार अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाने जा रही है। लेकिन आज 2 साल बाद भी हम यही सुन रहे हैं कि वो अगले शीत सत्र में आने वाला है। इस दौरान पिछले 1.5-2 वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में जो कार्यकर्ता जान की बाजी लगाकर खेल रहे हैं, कुछ के ऊपर तो हत्या का प्रयास तक हुआ। हमारा संगठन उन कार्यकर्ताओं को वैसे ही निर्दोष भाव से मरने दे, उनका कोई दोष नहीं है। वो जिस ध्येय को लेकर चल रहे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। क्या हमारा नैतिक दायित्व नहीं बनता कि हम उनको संरक्षण दें? कि क्या सरकार में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं उनके खिलाफ कुछ लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं, इस तरीके के निर्णय आ रहे हैं सामने जिससे जनता में आक्रोश बढ़े? क्या ऐसा महसूस करते हैं आप लोग? देखिए, सरकार राजनीतिक संगठन चलाते हैं। सरकार के कामों को समाज तक ले जाने का काम सामाजिक संगठन करते हैं। सामाजिक संगठनों पर दोहरा दबाव होता है। एक तो समाज को सरकार की नीतियों से सहमत कराना, और यहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज का हित नहीं चाहते, वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए शासन तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो शासन को समझना होगा कि कौन लोग हैं जो इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, और समाज को पीड़ा पहुंचाकर राजनीतिक सत्ता नहीं हासिल की जा सकती, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जो है वो बहुत दिन स्थायी नहीं होती। 5 वर्ष बाद उसको बदलना पड़ेगा, और अगर वो इसकी नीतियाँ इसी तरह चलती रही, समाज विरोधी चलती रही, समाज की धड़कन को न पहचान कर अपनी सत्ता सुख के लिए अगर कुछ लोग चलाना चाहते तो वो स्थायी नहीं हो सकता। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तो वो बदला भी इसीलिए क्योंकि वो समाज की धड़कनों को नहीं पहचान पाए। आज फिर से वो स्थिति देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति ठीक नहीं है। विष्णुदेव साय जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन समाज सज्जनता को स्वीकार करते हुए भी इन कठोर कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कठोर कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं कर पाएगा। हमारे साथ जो है जमीन कारोबारी भी हैं, चौमन साहू जी। साहू जी, आपका जो प्रदर्शन चल रहा है, आज 6वां दिन है गाइडलाइन में जो बढ़ोतरी की गई उसके विरोध में जी। आज एक नई चीज़ देखने को मिली कि आपके यहाँ जो भी बैनर पोस्टर लगे हुए थे, जो होर्डिंग लगे हुए हैं, और उसमें केवल और केवल निशाना है मंत्री ओपी चौधरी, उन्हीं के पोस्टर सारे लगे हुए हैं। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि सरकार यानी कि खासतौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सरकार बदनाम हो? देखिए, जब सरकार में लोग बैठे हैं तो मेरा यहाँ बैठ के किसी को ये कहना कि कोई अंदरूनी एक अलग राजनीति चल रही हो, इस बात को तो मैं यहाँ से बैठ के शायद उतना उनका सहमति या असहमति वाली बात ना कह सकूँ। रही बात मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो ना होना या ओपी चौधरी जी का ना होना, एक अलग मैटर है, क्योंकि लोगों की नज़र में जो अनाउंसमेंट आया है वो वित्त मंत्री के माध्यम से आया है, और ये जो वित्त मंत्री और राजस्व का जो विभाग है वो ओपी चौधरी जी के पास है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए होता है ना कि एक चेहरा तो आक्रोश बन ही जाता है, जो अनाउंसमेंट किया शायद वो आक्रोश का एक वो रहेगा ही रहेगा। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रामक विचार हैं जो लोगों को अभी तक लोग उनसे अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। मैं पिछली बार जब आपसे मिला था तो मैंने कहा कि इस चीज़ को हमको शायद कहीं ना कहीं लेयर बाय लेयर अलग अलग तरीक़ों से सोचने और समझने की ज़रूरत है।
मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपके सामने फिर से रखना चाहूँगा। अभी तक जितने लोग, शायद एक थोड़ी गलती मीडिया की भी हो सकती है, थोड़ी गलती हमारी भी हो सकती है, कि जो चीज़ मैसेज हमने लोगों को दिया उसमें लोगों को ये फीलिंग आ रही है, ये महसूस हो रहा है कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं ये तो ब्रोकर, बिल्डर एंड डेवलपर्स की लड़ाई है। लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लड़ाई जो लड़ रहा है वो क्यों लड़ रहा है, किन के लिए लड़ रहा है। मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि आप ब्रोकर, एक ब्रोकर शब्द कहूं तो इसका मतलब बिल्डर और डेवलपर सारे इसमें शामिल हैं, ये आप समझ के चलिएगा। यदि एक ब्रोकर के हिसाब से आप एक इस लड़ाई को लेकर देखते हैं तो मैं कहूँगा कि ब्रोकर को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई जब ज़मीन के सौदे होते हैं तो एक जो सामान्य तौर पे मार्केट में जो ट्रेंड है वो 1% 2% का मामला है, जो उनकी कमाई का हिस्सा बनता है, कमीशन बनता है, सीधा सीधा हिसाब है। आप एक ज़मीन का सौदा 30 लाख में करो, 2 करोड़ में करो, उससे मुझे क्या मतलब, मुझे तो मेरा 2% चाहिए। अब अच्छी बात यह है भाई, जिस हिसाब से सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, यदि ब्रोकर भी कहे कि हमको सरकारी रेट के हिसाब से 2% चाहिए तो फिर तो जनता, तो फिर जो आज हमको 30 लाख की ज़मीन में 1% या 2% देने के लिए उनका थोड़ा सा मन डोलता है कि नहीं यार ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, फिर आप ये तो उसके हक की, मतलब उसके लिए फायदे का सौदा हो गया यदि वो ब्रोकर उस हिसाब से देखे तो यही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो ब्रोकर एसोसिएशन या फिर जिस तरीके के लोग आपको लगेंगे कि ज़मीन के कारोबारी हैं, ये रास्ते पे बैठ के लिए आपके लिए धरना दे रहे हैं, तो ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। उनका तो फायदे वाली बात आ गई थी, उनको तो चुप बैठ जाना था, कायदे से उनको धरने प्रदर्शन वाली जगहों पे आना ही नहीं था। उनके फायदे का सौदा हो जाता यदि होता तो उनके बिजनेस पे ऐसा कुछ प्रभाव, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसमें 2 मुद्दे खास तौर पे हैं जो लोगों को मैं उजागर करना चाहूँगा लोगों के सामने इस बात को, कि 2 नियम है। एक नियम आज से 3 से 4 महीने पहले आया था जो 5 डिसमिल का था, कि 5 डिसमिल से छोटे टुकड़े की रजिस्ट्री जो कि सामान्य कृषि भूमि रहेगी उसका वो खरीदी बिक्री आप नहीं कर पाओगे। 5 डिसमिल, 1 डिसमिल, जैसे 5 डिसमिल का अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 2178 स्क्वायर फीट का वो मामला आता है। आप कैलकुलेशन समझने के लिए मैं इसको 2200 स्क्वायर फीट करता हूँ ताकि वो राउंड फिगर पे सारे जो कैलकुलेशन है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। 2200 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदना अनिवार्य है। अब एक चीज़, इसका कैलकुलेशन लेते हैं, आप अच्छे लोकेशन पे चलते हैं भिलाई दुर्ग के, जहाँ पे अमूमन 1400, 1500, 1600 रुपए की प्राइसिंग आपको मिलेगी अच्छे लोकेशन पे। दूर दराज के लोकेशन पे आप जाएंगे तो प्राइसिंग कम के भी मिलेगी, 250, 300 से लेकर के 500, ऐसे अलग अलग रेंज के हैं। आप वाकई एक अच्छा लोकेशन चाहते हैं जहाँ से कनेक्टिविटी हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब नियर अबाउट के एरिया आपको मिल जाए, तो ये 1500 रुपये अमूमन एक प्राइस है आज के डेट में दुर्ग भिलाई की जो लोकेशन है उसके हिसाब से। गणित आप लगाते हैं तो उसमें पाएंगे कि आप 33 लाख की ज़मीन होती है, ठीक है। 33 लाख की ज़मीन पे यदि मैं बैंक फाइनेंस कराने जाऊं, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि पूरा का पूरा, हालांकि वो 75% करती है फाइनेंस कंपनियां, मैं एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मानते हैं कि पूरी 33 लाख रुपए फाइनेंस आपको मिल रहा है, 100% एक बात की बात है कि मिल रही। अब 33 लाख के फाइनेंस के लिए यदि मान जी आप ही एक प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो आपकी आवक कितनी होनी चाहिए, एक बैंक के खाते में आपको कितनी आवक दिखनी चाहिए। आपके जो बैंक, जो फाइनेंस कंपनी जो आपके खाते से डिडक्शन लेगी वो आज के समय के हिसाब से 8, 9, 10% के हिसाब आसपास बैठता है। फिर कैलकुलेशन के 10% ले लें, इसका मतलब आपके खाते से 33 लाख के लोन के लिए 33,000 की EMI पर मंथ कटेगी। और बैंक का नियम क्या कहता है, जब आपकी EMI काटनी है तो आपकी आवक का 50% से 60% का हिस्सा काटा जाएगा, बाकी 40 से 50% आपके सर्वाइवल के लिए छोड़ा जाता है। वो पूरा आपका इनकम का पूरा हिस्सा नहीं काट सकती है। तो 33 लाख की EMI कटिंग करने के लिए, कट करने के लिए फाइनेंस कंपनी को आपके खाते में कितना पैसा चाहिए, लगभग 66,000 रुपीज आपको चाहिए, 66,000 रुपये चाहिए, राउंड फिगर 70,000 का आपकी रहेगी, तब आप 33 लाख का एक प्लॉट फुल बैंक फाइनेंस के साथ ले सकते हो। अब एक बात बताएं मयंक जी, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी आम जनता है उसमें से कितने की सैलरी 70,000 के आसपास होगी। हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, सामान्य तौर पे छोटे गुमटी लगाने वाले, रिक्शा चालक हो गए, ये एकदम सबसे सामान्य स्तर से काम मैं लोगों को आंकना चालू करूं तो यहाँ से लेकर के 70,000 की सैलरी कितने लोगों की होगी। अच्छे खासे आज हमारे इंडस्ट्री एरिया में काम करने वाले बैंक मैनेजर हैं, उनकी भी शायद 70,000 की सैलरी ना हो। तो एक बात समझिए कि वो वर्ग जो मिनिमम 10, 15, 20,000 रुपए की कमाई कर रहा होगा, इस 15, 20,000, 10,000 की कमाई से लेकर के 70,000 के बीच की कमाई का व्यक्ति हमारे यहाँ प्लॉट लेने की स्थिति में नहीं है।
सामान्य प्लॉटिंग की बात होगी, प्लॉट खरीदने की स्थिति की बात होगी। दूसरी बात आप कहेंगे कि नहीं सर आज के डेट में तो टीएनसी रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। आप अपना एक सर्वे करिएगा साहब कि पूरे दुर्ग भिलाई में कहीं पे भी टीएनसी रेरा से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जो अच्छे लोकेशन की होगी वो 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट से कम की नहीं होगी, और वहां पे आपको प्लॉट से छोटा मिल जाएगा, शायद 1000 स्क्वायर फीट भी मिल जाए। तो वो 1000 स्क्वायर फीट की कीमत कितनी बढ़ गई? 25 लाख रुपए बढ़ गई। अब फिर से पुनः उसी स्थिति में आ गए, जब 50, 60, 70 हजार रुपये सैलरी होगी तब जाकर के आप उस 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट जो टीएनसी रेरा से अप्रूव्ड होगी उसको आप खरीद पाएंगे। दोनों ही परिस्थिति में आप देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति जो 50,000 से कम की सैलरी में है वो जमीन लेने की स्थिति में आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ पे नहीं के बतौर है। ये बड़ा रीजन था जो 2 नियम के तहत, एक नियम जिसमें 5 डेसिमल का नियम था। पहले क्या था कि छोटा सा छोटा व्यक्ति अपने लिए 800,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीद पाता था। घर बनाने का जो सपना है वो एक स्टेप और दूर हो गया, पहले तो जमीन खरीद लो भैया फिर घर बनाओगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी बाकी है। ये सिर्फ जमीन का था। तो ये पहला मुद्दा ये था जिसको मैं लोगों के सामने लाना चाहता था कि इससे मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि ये जो समस्या है वो एक ब्रोकर, एक बिल्डर की नहीं है, ये प्रॉब्लम है एक आम जनता की जिसकी कमाई ही नहीं। मैं वही इसीलिए मैंने आपको कमाई का भी दायरा दिया कि 10,000 से 70,000 के बीच कोई कमा रहा होगा, वो स्थिति में नहीं तो सोचिए फिर अब उससे बड़ी विडंबना क्या होगी। दूसरी एक चीज़ है कि अभी जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जो सडन बढ़े हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सुराणा जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो ज़मीन एक दिन पहले 30 लाख की थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बढ़ोतरी अभी हुई है प्रतिशत के हिसाब से यदि आप देखने चलोगे तो 900% से 1100% तक की वृद्धि है, और जिसको हम एक समझते हैं ना कि कितने गुने में वृद्धि हुई, तो लगभग 5 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और कहीं कहीं पे एक आध जगह ऐसे भी जहाँ पे 6 गुना तक की वृद्धि हुई है। ये सारे आंकड़े यदि आप देखना चाहेंगे तो जो गाइडलाइन आया हुआ है, कंपैरेटिव गाइडलाइन भी एक अवेलेबल है हमारे पास, तो वो आप उनके माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इस वृद्धि से कितना नफा नुकसान लोगों को है, ये मैं फिर से आपको एक बार फिर से कैलकुलेशन पे लेके चलता हूँ। कैलकुलेशन से होता क्या है कि जनमानस को जल्दी क्लिक करता है कि वाकई में ये जो कैलकुलेशन है, लोग तो सभी कह रहे हैं कि बढ़ा, मगर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हमको क्या फायदा हुआ, हमको क्या नुकसान हुआ, ये कैलकुलेशन से समझ में आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जमीन है जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन 30 लाख रुपए की थी, चाहे वो कैसी भी जमीन रही हो। अब जिस हिसाब से सरकार ने वृद्धि करी वो 5 गुने के एवरेज में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो हमें 2, 3, 4, 5 सब है, मैं 5 गुने को लेकर के चलता हूँ। जो जमीन 30 लाख की थी, आज वो जमीन 5 गुना करूं तो 1.5 करोड़ की हो चुकी है। अब मैं वो जमीन यदि खरीदार हूं, मैं खरीदने जा रहा हूं, तो सबसे पहली बात ये मेरी मजबूरी होगी कि मैं गवर्नमेंट रेट जो कि 1.5 करोड़ है उसके हिसाब से रजिस्ट्री के चार्जेस दूंगा। सामान्य तौर पे इसको जो रजिस्ट्री चार्ज है 2 पार्ट में होता है, एक स्टैम्प ड्यूटी है और एक रिसिप्ट चार्ज है। तो ओवरऑल औसत अपन निकालो तो 10% का वो बैठ जाता है, क्योंकि 5.48 फीमेल पर्सन के लिए है और 6.5% अप्रॉक्स जो है वो मेल पर्सन के लिए स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और 4% का जो रिसिप्ट चार्ज है वो गवर्नमेंट रेट पे ही लगता था पहले भी। तो आज समझ लीजिए दोनों बराबर जैसी स्थिति, 10% का मामला बनता ही बनता है। अब एक बात समझिए सर, आप 30 लाख की जो एक दिन पहले 20 तारीख से पहले जो जमीन 30 लाख की थी अब 1.5 करोड़ की हो चुकी है। इसका अब जब आप खरीदे, आपका मेरे बीच का सौदा भले जितने में भी हो सकता है 30 लाख में 25 लाख में हो रहा हो, उससे भी कम में हो रहा हो या ज्यादा में हो रहा हो, मगर गवर्नमेंट को जो स्टैम्प ड्यूटी देनी है वो कितनी देनी है? 10%, जो कि वर्तमान का है उसके हिसाब से हमको वो देना है। तो 1.5 करोड़ का आप 10% करोगे तो 15 लाख रुपए निकलता है। जमीन कितने की थी? 30 लाख की। आपने गवर्नमेंट को टैक्स उसमें जो रजिस्ट्री के चार्जेस कितने दिए? 15 लाख के दिए। क्या ये अच्छा लगेगा? जमीन से आधी कीमत की मैं उसमें आपको रजिस्ट्री का शुल्क दे रहा हूं। अब ये तो आपने देखा कि ये बायर की समस्या है, सेलर की समस्या पे आते हैं। आपने कहा कि अभी एक भ्रामक स्थिति, मैंने कुछ सीए से भी बात करी, मैंने कुछ फाइनेंस वाले से भी बात करी, तो एक और नई चीज सामने निकल के आई कि मैंने 2-3 अलग अलग सीए लोगों से बात की इस मैटर पे कि भैया जमीन तो 30 लाख की मेरे सौदे हुए हैं पुराने डील के हिसाब से, पुरानी जो गवर्नमेंट गाइड मतलब जो रेट रहा था उसके हिसाब से, नई गाइडलाइन पे तो ये 15 लगभग 1.5 करोड़ का दिख रहा है। तो एक बात बताइए, मुझे वो ट्रांजैक्शन क्या पूरा 1.5 करोड़ दिखाना पड़ेगा? मेरे खाते से आपके खाते में 1.5 करोड़ गया ऐसा दिखाना पड़ेगा? तो फिर ये तो हुआ ही नहीं ना, मैं कैसे इसको मैनेज करूंगा? और कैपिटल गेन एक बहुत बड़ा मुद्दा आएगा जिसपे अभी थोड़ी भ्रामक स्थितियां बनी हुई है। इसमें कितना सही कितना गलत वो अपन आने वाले समय में और समझेंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन जो अलग अलग बैठते हैं, 20 से 30% का शॉर्ट टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म गेन लगभग 12-12.5% का बैठता है।
तो जब एक व्यक्ति इन सेलिंग के उसमें आएगा तो ये बहुत बड़ा एक परसेंटेज भी होता है, 12% भी, और ओवरऑल 12% को मिनिमम को भी लेके चलो तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो जाने वाला है वो सेलर के खाते से भी जाने वाला है। ये दोनों चीज़ें, इस पे और डीप में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। तो ये दो, अच्छा एक चीज़, इन दोनों के बीच में अभी आपने बायर की समस्या समझ ली, सेलर की समस्या समझ ली। एक बात बताइए, ये जो मैंने, इसको मैं कागजी और क्षणिक सुख बोलता हूँ। कुछ लोग खुश होंगे कि हमारे सरकार ने हमारे ज़मीनों के दाम बढ़ा दिए, तो लोगों की बहुत खुशी हो रही है कि हाँ यार, अब एक आम तबके को क्या लग रहा है कि अब मेरी ज़मीन की कीमत बढ़ चुकी है। क्या ये वास्तविकता में बढ़ा है क्या? भाई आप इस ज़मीन को जब बेचने जाओगे तो क्या खुद सरकार उसी रेट पे आपसे खरीदने की कोशिश करेगी? क्या नहीं खरीदने की कोशिश करेगी। आप जब आम जनता किसी और, समझ लो साहूकार के पास जाओगे, या जिसके पास आपकी कभी नीड बहुत तरीके की हो सकती है, कभी कभी हेल्थ नीड होती है कि हेल्थ इमरजेंसी आ गई परिवार में। अभी आप देखिएगा कि इस सीजन पे थोड़े से धान कटाई के बाद खेतों की बिक्री, ज़मीनों की बिक्री खरीदी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कारण होता है कि जो किसान वर्ग होता है, इस कटाई के बाद से ही अपने बहुत सारे जो शादी ब्याह के कार्यक्रमों में खर्चे बड़े होते हैं, तो कई बार छोटे मोटे ज़मीनों का सौदा वो करके आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति विशेष को जब जरूरत इस इमरजेंसी के केसेस में होगी, और जब मार्केट में वो बेचने निकलेगा कि भैया मेरे 30 लाख की ज़मीन आप ले लीजिए, लेने वाला तैयार भी हो जाएगा, मगर वो बेफिजूल का 15 लाख रुपए क्यों देगा गवर्नमेंट को? आधे सौदे इसी वजह से अटक जाएंगे। जनमानस का जो आर्थिक संतुलन बना हुआ है, आर्थिक परिस्थितियों का जो संतुलन बना हुआ है, इकोसिस्टम जो बना हुआ है, वो बहुत बड़े खतरे में चला जाएगा। आपको पैसे कौन देगा? ये बहुत वो मुद्दा था मेरा। और तीसरा जो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें 2-3 और भी पॉइंट्स आते हैं। एक हमारे यहाँ सुराना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि टैक्स का जब निर्धारण, अभी तो जो टैक्स के निर्धारण होते हैं वो मोस्टली प्रॉपर्टी के साइज से इन सब बेसिस पे किया जाता है, मगर जैसे कि एक तुगलकी फरमान है कि सेम डे पे अगले दिन से वो चार्जेस बदल जा रहे हैं, अगले दिन से नए नियम लागू हो जा रहे हैं। तो सरकार की कहीं ना कहीं मंशा ये भी दिख रही है कि आज जिन टैक्सों का निर्धारण मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, कल को यदि उन्होंने बेस बना लिया गवर्नमेंट रेट को, तो चाहे वो ग्रामीण स्तर का व्यक्ति हो, चाहे शहरी स्तर का व्यक्ति हो, जेब कटने का एक सिस्टम अलग ही तैयार हो चुका है। पहले अभी तक तो वैसा नहीं था, यदि ला दिया तो। और मजे की बात देखिए, ग्रामीण स्तर पर इस तरह को खास तौर पे लेकर जाना चाहूंगा। वैसे कि ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, हर जगहों पे बीपीएल फैमिली से रह रही है, बिलो द पॉवर्टी लाइन की फैमिली से रह रही, गरीबी रेखा की फैमिली से रह रही है। एक बात बताइए साहब, यदि फिर से वो 30 लाख वाला एग्जांपल बड़ा प्यारा लगता है मुझे, कि एक व्यक्ति के पास गांव में यदि 2 से 3 एकड़ जमीन है, तो अभी मौजूदा हालत में कितनी संपत्ति का मालिक हुआ? यदि 3 एकड़ है तो 30 या 90 लाख, और 2 एकड़ हुआ तो 50 लाख की संपत्ति का मालिक हुआ। गवर्नमेंट रेट कितना कर देगा सरकार ने? उसको 5 गुना बढ़ा के 1.5 करोड़। अब अस पर ही गवर्नमेंट रिकॉर्ड उस व्यक्ति का मालिकाना हक संपत्ति का जो वो दिख रहा है, वो कितने का दिख रहा है? 1.5 करोड़ के हिसाब से 2 एकड़ हुआ तो 3 करोड़ का मालिक हो गया, और 3 एकड़ हुआ तो 4.5 करोड़ का मालिक हो गया। क्या आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट कल के डेट में ये कहते कि भैया आप तो 4.5 करोड़ के मालिक हो, आपको गरीबी रेखा में रहने का अधिकार कैसे है? उस दिन वहां से नाम काट दिया तो जो गरीब वर्ग गांव का हो या शहर का हो, उसके सारे अधिकार वंचित हो जाएंगे जो सरकार से उसको मिलते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके तहत वो फायदा उठाते हैं। अच्छी चीज है कि उनको मिलना चाहिए उस तबके के हैं। तो कहीं ना कहीं एक तैयारी ये भी है कि यदि उसने उनके बीपीएल वाली श्रेणी से उनका नाम काट दिया, तो शायद जो सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं लोगों को मिलती है, वो भी बंद हो जाएगी, टैक्स का लोड अलग बढ़ जाएगा। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रोकर बिल्डर का मुद्दा नहीं, ये आम जनता का। मैं ही आज की डेट में अपनी पर्सनल कोई छोटी सी जमीन बेचने जाऊँ तो मेरी हालत खराब हो जा रही, मेरी कमर टूट जा रही, कोई लेने वाला ना मिल रहा, ऐसा है। और सेम तर्ज पर वही है कि कोई रजिस्ट्री के चार्ज ज़्यादा देने नहीं चाहते। छोटे ज़मीनों की बात करें तो जिस जगह पे 50,000 60,000 की रजिस्ट्रियाँ लगनी थी, आज 5 से 6 गुना रजिस्ट्रियाँ लग रही है, तो वो 2.5 और 3 लाख रुपए के आसपास जा रहा है। लोगों ने वो सौदे रोक दिए कि भैया थोड़ा रुकते हैं ना, क्योंकि यार मैं इतना फिर से कहाँ अरेंज करूँ, ले दे के तो मैंने 50-60,000 की व्यवस्था करी थी, जो रजिस्ट्री के लगेगा, चलो कुछ तो मुझे फाइनेंस से मिल गया, मगर अब वो व्यवस्थाएँ बिगड़ सी गई हैं सारी कुछ, ऐसा एक चीज़ है। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस तरह का कोई संशोधन होता है जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल मुद्दा है, अब तो अभी तक मैंने जितनी जानकारी दी शायद उनसे मैं लोगों को एक जागरूक कर पाऊँ। ये जो संशोधन आपने किया, चलो एक होना तो कायदे से, उनका एक तर्क था कि 2-3 तर्क उन्हें दिए कि 7-8 साल से नहीं हुआ था, ठीक है, जो भी था वो पुरानी सरकार ने करी, नहीं करी, आपने किया नहीं किया,
मगर ये जो चेंजेस आए हैं उनसे कितना लोगों का जेब कट रहा है आप बहुत आसानी से समझ चुके हैं। संशोधन के समय कभी भी होता क्या है कि लोगों को एक इंटीमेशन दिया जाता है कि सरकार इस विषय पे ऐसा कुछ करना चाह रही है, या फिर आप ये करते कि हम अभी इसी चीज़ को, अभी तो दिसंबर पूरा महीना बाकी था, आप ये बोलते कि हम इस चीज़ को जनवरी से लागू करने जा रहे हैं इसका, या फिर फाइनेंशियल ईयर में लागू करने जा रहे हैं, अगले 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएंगे। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हालांकि तो गलत है, इसमें तो संशोधन फिर से होना ही चाहिए, 5-10% का आप इंक्रीमेंट दें तो बेस्ट है, उससे ज़्यादा फिर भी करेंगे। अब फिर वही ना हो कि पेट्रोल के दाम हमने 150 रुपये कर दिए थे, अभी फिर हमने 140 रुपये कर दिया, तो ये कोई राहत नहीं होगी यदि इस तरीके का काम करती है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि समय सीमा का मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि यदि इतना समय मिलता है, क्योंकि हमारे ज़मीनों के कामों में आप देखिएगा एग्रीमेंट बनता है आज और समय सीमा उसमें लिखी होती है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक का भी समय होता है, कहीं कहीं साल भर का भी समय होता है। जो एक पुराने एग्रीमेंट है उनके फाइनेंस का निर्धारण, उनके स्टैम्प ड्यूटी का निर्धारण आप एक दिन में बदल दिया आपने, तो ये नहीं होना था। इसके लिए कम से कम एक समय सीमा दी जानी चाहिए थी, ताकि इसमें आपका पब्लिक ओपिनियन आपके पास आता कि नहीं ये सही है गलत है, इसका आपने तो मौका ही नहीं दिया। आपने तानाशाही दिखाई कि नहीं नहीं मेरी मर्जी चलेगी, कल से ये डेट और ये डेट के बाद सारा कुछ बदलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक समय उनको निर्धारित करना चाहिए था। और मैं एक और चीज़ इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बहुत प्यारा सा लगा मुझे कि अभी जैसे कि जितने विधायकों की सैलरी जो है वो लगभग 1,60,000 के करीब है, और इसमें भी 60,000 उनका बेसिक वेतन है और 1 लाख रुपए जो है उनके सारे भत्ते हैं। फाइनेंस कंपनियां कई भत्तों को, मैं इनको दोनों को जोड़ रहा हूं कि एक सरकारी कर्मचारी और एक विधायक जो भी हैं, इनकी जब सैलरी का निर्धारण होता है तो वो इस तरीके से मैंने जो बाइफर्केशन आपको दिया। फाइनेंस कंपनियां कई सारे अलाउंसेस को एक्सेप्टेबल करती है, कई सारों को नहीं करती है। मैं एक बात और कहूंगा कि यदि आज सिर्फ बेसिक पेमेंट के आधार पे, सिर्फ बेसिक पेमेंट ना, अपन अलाउंसेस को जोड़ते, अपन अभी फिलहाल नहीं जोड़ रहे हैं, फाइनेंस का कैलकुलेशन फिर अलग बनेगा। 60,000 की यदि विधायकों की सैलरी को बेसिक को ही मान के चलूं कि यही सर्वे सर्वा है, तो हमारा कोई भी विधायक आज हमारे छत्तीसगढ़ में प्लॉट लेने की स्थिति में नहीं है। अलाउंसेस जोड़ेंगे मगर ना जोड़े उस कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय रहा है। और एक बयान थोड़ा सा बेतुका सा भी लगा साहब का कि पिछले समय जिन महादेव जो सट्टा ऐप वाली बात उन्होंने कही, तो ये उनके मुखारबिन से तो बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था। चलिए, यदि इसमें किस गवर्नमेंट की गलती कितनी है इस पे हमको जाना फिर से अनुचित, क्योंकि मैं कभी भी इस मुद्दे को राजनीतिकरण की दृष्टि से नहीं देखना चाहता, न इस मुद्दे को उसका ध्रुवीकरण करना चाहूँगा। भाई वो चीज़ यदि लगभग 7-8 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, ये जो ऐप का नाम आया है, अब जिनको जो पैसा अर्न करना था वहां से अर्न करते हुए लगा चुके हैं, आपने तो रेट बढ़ा के उन्हीं का फायदा करा दिया। आज से बंद कर दोगे ठीक है, मगर पिछले 7 साल 8 साल जो भी समय उस सीमा होगी, मुझे भी उसका भी आइडिया नहीं कि वो समय कितने समय से वो सट्टा ऐप जो चल रहा है, 5 साल भी होगा तो भी पिछले 5 साल में जिनको जिस उस गलत तरीके से उस पैसे को रोल करने का मौका आपने पूरा भरपूर दे दिया, और आज आपने रेट बढ़ा के उन्हीं को फायदा पहुंचा दिया। एक और बहुत अच्छा मुद्दा, इसी मुद्दे से मुझे याद आया कि आर्थिक अस्थिरता और आर्थिक अपराधीकरण की ओर लोग हमको ये शासन हमको लेके जा रही है, प्रेरित कर रही है उसको करने के लिए, जिसको हम एनपीए बोलते हैं। साहब 30 लाख की जमीन थी तब हमको उस पर कितना फाइनेंस मिल पाता, 60%। आज वो जमीन कितने की हो गई, मतलब 30 लाख का 60% करो तो कितना निकलता, 18 लाख रुपए लोन मिलता। आज उस जमीन की कीमत कितनी हो गई, 1.5 करोड़ रुपए है। अब 1.5 करोड़ रुपए का फिर आप 60 से 70% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 18×95, 18×6 का 108 लोग, 1 करोड़ से आसपास की आपको मोटा मोटी वो चीजें मिल जाएंगी। 1 करोड़ का लोन लेकर के कोई भी आदमी एनपीए कर ले, उसको तो 30 लाख की जमीन को उसको 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू मिल चुकी है जी। वो क्या करेगा, वो जमीन रख के ले जाओ, बैंक को ले जाना है तो। अब इसमें भी देखिए, गरीब वर्ग का कहीं कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो खेल करेंगे वो थोड़े से, जैसे मैंने, जिन्होंने पैसे ऑलरेडी लगा रखे हैं, संपत्ति बना चुके हैं, वही लोग कर पाएंगे। आम व्यक्ति जिसके पास 2 और 3 एकड़ की खेती है ना, क्योंकि पहली बात उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखते तो बैंक उसको फाइनेंस करेगी नहीं। व्यापारी है या फिर कोई नौकरी वाला है जिसके पास इस तरह की संपत्ति उन्होंने इकट्ठा करके बना भी लोगी, ये लोग बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम दिखता है। इनके बिहाफ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करके इनको दे दिया जाएगा, वह एनपीए करके भाग भी सकते हैं। तो एक तरीके का ये आर्थिक अपराधीकरण की ओर हमको ये जो शासन है वो ले जाना चाह रही है, और क्या वो वाकई चाह रही है या नहीं चाह रही है,
और इंटरनल उनका क्या है वो तो वही बता पाएंगे। मेरे पास ये सारे मुद्दे थे जिनको मुझे एक जनमानस मतलब आप मुझे ऐसा मत समझिए कि मैं एक रियल एस्टेट का कारोबारी हूँ। मैंने कहा ना कि कारोबारी को कोई घाटा नहीं है, वो तो तब भी 1% 2% के लिए काम करते हैं, आज भी 2% के लिए कर लेंगे, उनका व्यवसाय कहीं बाधित नहीं हुआ है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरा जो ग्राहक होगा, मेरा क्लाइंट होगा, उसकी इतनी गलत तरीके से, इतने गंदे तरीके से आप पूरी जेब काट कर खाली करके ले जाओगे, वो आदमी जिएगा कैसे, रहेगा कैसे, आगे का जीवन निर्माण बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये सारे मुद्दे मेरे पास थे और ये मैं चाहूँगा सर आपसे कि ये यदि और कुछ मुद्दे मुझे कल के डेट में याद आते मैं बिल्कुल आपके साथ उसको साझा करूँगा। इस सारे मुद्दे को जनमानस तक, एक एक व्यक्ति तक कैसे पहुँचाना है, ये मैं आपके माध्यम से हूँ, तो आई होप मैं सब तक पहुँच पाऊँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस विषय के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो संदीप दीवान जी हैं वो भी मौजूद हैं। दीवान जी, फिर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं जिस पर हमारी विषय केंद्रित है। इन्होंने जो बातें बताई वो बहुत काम की बातें हैं, आम जनता के लिए उपयोगी हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है या सरकार में मौजूद कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि एक माहौल बने? देखिए मयंक जी, ऐसा है कि जितने मुंह हैं उतनी बातें। आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ इस पूरे मामले को समझने के लिए। आप मार्च में चले जाइए तो छत्तीसगढ़ सरकार का जब बजट आया था तो उसका बजट का जो घोषणा हुआ था वो था 1,65,000 करोड़ का। अब 1,65,000 करोड़ का आपने तो बजट बना दिया और उस हिसाब से आपके पास रेवेन्यू कितना है? आपके पास रेवेन्यू उस समय मार्च 2025 तक जो है आपके पास रेवेन्यू था 1,31,000 करोड़ का। तो आपने जो है 1,65,000 का रेवेन्यू मतलब आप बजट घोषणा कर दिए। आपको ये काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, विकास काम करना है, सब्सिडी भी देना है, आपको जो है रेवड़ी भी बांटना है मुफ्त का जो है। तो आपने सबको जो है मिला करके जो है 1,65,000 का बजट आपने बनाया, कमाई से ज़्यादा घोषणा कर दी। अब आपके पास रेवेन्यू का साधन क्या है? आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तो शराब से आ रहा है, एक ज़मीन से आ रहा है, एक जीएसटी से आ रहा है, एक स्टेट जीएसटी से आ रहा है, सेवा कर से आ रहा है। और ये जो जमीन का जो मूल्य बढ़ा है इसमें जो है सबसे कम जो है मूल्य इसी का था। तो सरकार ने जो है अपना जो है जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है उसको भी बांटना है हमको जो है। तो मुफ्त की रेवड़ी भी चलता रहे, सरकार भी चलता रहे, तो उसको एक जो है बैलेंस करने के लिए जो है ये सरकार ने जो है ज़मीन में इतना बेतहाशा वृद्धि कर दिया है जो है आम लोगों को पच नहीं रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसके सर पीछे भी चला जाता हूँ। अभी जब 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2018 में कांग्रेस की 2018 से पहले मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2018 में चुनाव हुआ दिसंबर में, तब कांग्रेस की सरकार आई। तो जब रमन सिंह जी की सरकार थी उस समय जो है छत्तीसगढ़ शासन पर जो है 37,000 करोड़ का जो है कर्ज भार था। फिर 2018 में दिसंबर में सरकार कांग्रेस की बनी तो वो कर्ज बढ़ते 96,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 विधानसभा चुनाव में हुआ। फिर जब सरकार भाजपा की बनी जो है तो फिर उन्होंने जो है पिछले 3 से 4 महीने अंतराल में जो है दिसंबर में सरकार बनी और मार्च में नया बजट जब शुरू हुआ तो उस समय तक इन्होंने 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया था। तो कर्ज का दायरा निरंतर हर साल बढ़ता जा रहा है। आप अभी आज वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ शासन के पास जो है लगभग 1,25,000 करोड़ का कर्जा है। तो इस कर्जे की खातिर जो है छत्तीसगढ़ सरकार को जो है हर मतलब महीने जो है औसतन जो है अगर देखा जाए तो 5,000 करोड़ रुपए का जो है आपको केवल ब्याज ही देना पड़ रहा है। और इसको आप साल में निकालिए कितना होता है, तो साल में जब आप निकाल रहे हो तो 6,000 करोड़ का जो है आप केवल ब्याज ही भर रहे हो। 60,000 करोड़ नहीं, मतलब 500 करोड़ तो आपको देना पड़ रहा है। तो 500 करोड़ साल में जो है 6,000 करोड़ जो है, तो 6,000 करोड़ रुपया आप ब्याज में दे रहे हो किसके लिए? जो आप कर्ज लेकर के बैठे हो, यानी बोलते हैं ना कर्ज लेकर के जो है वो घी खा रहे हैं, ऐसा ये स्थिति सरकार की चल रही है। सुराना जी ने बहुत अच्छी बात कही जो है कि अगर आप जो है मतलब एक आम आदमी जो है सफ़ेद बगुला है उसको आप उसके पंख को इतना ही नोच लो भैया ताकि वो जितना दर्द को सह ले। लेकिन आप जो है अभी जो आप इसी कुछ समय पहले जो है बिजली के जो दाम बढ़े वो जो है आम जनता के लिए बहुत घातक रहा। उससे उसका जो है पूरा प्रदेश स्तर पर जो है मतलब सरकार के प्रति अच्छा मतलब रूप नहीं रहा, क्योंकि पिछले सरकार ने जो है 400 यूनिट तक को जो है सब्सिडी तो दिया ही था,
लेकिन इस सरकार ने जो है उसको घटा करके पहले 100 किया, फिर अभी उसको 200 कर दिया जो है। तो इससे कोई मतलब बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फिर अभी 19 तारीख का जो डिसीजन आया सरकार का जो है कि बोले आज से कल से जो है 1 दिन बाद से जो है ज़मीन के जो मूल्य है उसमें नई गाइडलाइन दरें आ गई। तो ज़मीन का जो ऐसा बेतहाशा जो बढ़ोतरी हुआ है उसमें नो डाउट जो है सरकार की छवि जो है खराब हुई है। अब ये छवि कौन खराब कर रहा है, ये छवि किसके द्वारा खराब की जा रही है, ये तो इस पर बहुत गहन चिंतन मनन सबको करना पड़ेगा नो डाउट जो है। लेकिन सबसे बड़ा मुझे जो लगता है इस मतलब जो सरकार का जो व्यावहारिक निर्णय जो सामने आ रहा है, तो इसमें जो है ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मतलब जो है सरकार क्योंकि कर्ज में दब चुका है। अगर आप बोलते हो जब मार्च में हमारा जब बजट आया था 1,65,000 करोड़ का, तो हमने कहा कि बोले सभी लोगों ने आम लोगों ने से राय भी लिया गया, तो एक बताया गया कि बोले भैया बहुत अच्छी बजट है, बहुत अच्छा बजट है, सबको कुछ ना कुछ बजट में मिल रहा है। लेकिन उसी समय फिर हम लोगों ने ये भी चर्चा डिस्कस किया था कि बोले भैया ठीक है 1,65,000 करोड़ का तो आप रेवेन्यू दिखा रहे हो, तो वो रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है, वो रेवेन्यू फिर तो आना चाहिए ना। तो जो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, जो पैसा आएगा, तो आप एक सामान्य सी बात है मयंक जी, अगर मेरी इनकम 50,000 रुपये है और मैं 50,000 में 40,000 रुपये खर्च करूंगा और 10,000 रुपये सेविंग करूंगा, तो मुझे जो है आने वाले महीनों में या आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब मेरा इनकम ही जो है 50,000 रुपया है और मैं खर्चा जो है 75,000 करूंगा जो है, तो मुझे तो तकलीफ होगा ही ना भाई। मैं वो 75,000 खर्चा किया हूँ, उसके लिए मैं किसी बैंक से लोन लूंगा जो है, या किसी से उधारी लूंगा जो है। तो वही स्थिति सेम अभी सरकार की है। ये अपने आप को जो है अब पूरा कर्ज के मारे दब चुके हैं। अब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये सब करना है, हमको सरकार भी चलाना है, हमको सबका साथ भी लेना है और सबका विकास भी करना है। ये सरकार का काम कहना है भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो भैया ये सब कुछ करने के लिए जो है आपको पटरी पे बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, पैसा आना भी चाहिए और पैसा खर्च होना भी चाहिए। तो जिस मुकाबले में खर्च हो रहा है उस मुकाबले में रेवेन्यू नहीं है। अभी तक जो है केवल आपकी जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में अच्छा सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। आपका शराब है उसमें ज़्यादा टैक्स मिलता है, सीमा शुल्क है, जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है। लेकिन अभी जो आपका बिजली विभाग का जो पैसा है उसमें भी अच्छा खासा सरकार को टैक्स मिलता है। और सबसे कम टैक्स जो है अभी तक जो है जो ये जमीन में जो था जिससे सरकार को राजस्व मिलता था, इसमें कम था। अब ये बढ़ने से जो है सबसे ज़्यादा टैक्स जो है अब इसी से सरकार को मिलेगा। तो ये जो है ये अर्थव्यवस्था को बराबर करने का एक कड़ी मान लीजिए आप इसको जो है। एक उदाहरण भी आपको मैं देना चाहूँगा मयंक जी। अभी पिछले जब सरकार बनी भाजपा की जो है, तो आप महतारी वंदन योजना पर जो है 1,000 जो आप हर महिलाओं को दे रहे हैं, तो प्रदेश भर में 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हम नहीं कहते कि एक खराब चीज़ है। आप मुफ्त की रेवड़ी क्यों बांट रहे हो भाई, आप मुफ्त की रेवड़ी ना बांटो। अब उस 70,000 को आप देख लीजिए, 70 लाख महिलाओं को जो मिल रहा है पैसा, उसमें कितना पैसा जा रहा है। हर महीने के औसत से निकालोगे जो है 600 से लेकर 645 करोड़ रुपए जो है हर महीने आप किस्त में बांट रहे हो। तो ये पैसा की भरपाई कहाँ से होगी, ये भी तो है ना। धान जो है खरीद रहे हो 3100 रुपये कुंटल में खरीद रहे हो, आप किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 3100 रुपये कुंटल में धान खरीद रहे हो और उसको खरीदने के बाद जो उसी धान को जो है आप 1600 रुपये में बेच रहे हो, तो ये कहाँ का गणित है भाई, इसको भी तो समझाओ आप जो है। और इसका पूरा खामियाजा जो है आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। भाई आपका जो है 1,31,000 करोड़ के आसपास जो है आपका जो है आय इनकम हो रहा है, तो उसमें स्थापना, पेंशन, भत्ता और सुविधाएं और सब्सिडी, इसमें तो पूरा पैसा खत्म हो जाता है। जितना आप इनकम कर रहे हो, यानी 1,31,000 अगर अब साल में आपको इनकम आ रही है, तो उसमें 74% जो पैसा जो है आपका इसी में खर्च हो जाता है। तो इसको मतलब ऐसा समझा जाए कि सरकार जो है फंसी हुई है मुफ्त की रेवड़ियों में, फंसी हुई है, और जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने में। बिल्कुल भाई, आपके पास पैसा इनकम सोर्स है ही नहीं है ना, आप तो हाथ पैर मार रहे हो। तो किससे पैसा ले लूं मैं, किससे पैसा ले लूं। तो अभी आपने देखा एक नया तरीका आया है, जमीन की गाइडलाइन बढ़ गई। अभी एक इससे पहले आया था जो है कि बिजली बढ़ा दिया गया। तो आम जनता ही इसमें तकलीफ पा रहा है, उससे कोई और किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ सिर्फ आम जनता को है, जहाँ तक मेरा मानना है। जी सुराना जी कुछ कहना चाहते हैं, सुराना जी को माइक दे दीजिए। जी सुराना जी। मैं आपके माध्यम से उस बात को वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ
दीवान जी ने जो कहा उसी से थोड़ी सी आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ। सहमत हूँ मैं उनकी बातों से। मैंने कहा विकास हमारा लक्ष्य है तो वह पवित्र ही होना चाहिए, लेकिन मैंने उसके साथ ये भी कहा कि साधन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। अब मैं उन साधनों की ओर, क्योंकि मैं उस दिशा में चिंतन करता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब मैं उन पवित्र साधनों की ओर सरकार का ध्यान तीरंदाज के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जन जन तक, हर समाज तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और उसके बाद वो शासन तक भी पहुंचे। मैं आपको कुछ कर के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे पूरे राज्य में डायवर्सन की जो वसूली है वो 30% भी नहीं है। यहाँ जितने हम 5 लोग बैठे हैं, अगर ये हम लोग डायवर्सन पटाते हैं तो चूंकि मैं इस साल का भी पटा चुका हूँ, मेरे पास कोई बाकी नहीं। आप किसी भी डायवर्सन के देख लीजिए, 20-20, 25-25 सालों से डायवर्सन पटाया ही नहीं। जब वो डायवर्सन कराता है तभी पटाता है। एक मैं डायवर्सन की वसूली तेजी से की जाए, एक। दूसरा, जल कर का अरबों रुपया बाकी है जो विभिन्न उद्योगों को दिया गया है, कॉरपोरेटेड कंपनियों को जो जल दिया गया उसकी वसूली मुझे लग रही वो नहीं हो रही। तीसरी बात, नगरीय प्रशासन की जितनी भी दुकानें किराए में दी है 40% का ही किराया वसूली है, बाकी कोई वसूली नहीं है। उनकी जितने भी सोसाइटी के लाइसेंस होते हैं, जितनी सहकारी समितियों के लाइसेंस होते हैं, उनका कोई रिन्यूअल नहीं होता है। उनकी फीस आप वसूल करिए। ये मैं उदाहरण। उसके बाद मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि उसी तरीके से खनिज बकाया की भी बहुत बड़ी राशि बड़े बड़े उद्योगों के पास बाकी है। उनका रॉयल्टी क्लियरेंस अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ बहुत बड़ा गैप आएगा। और उसके बाद एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ कि जब वो महादेव ऐप की बात करते हैं, जब वो शराब घोटाले की बात करते हैं, तो डीएमएफ घोटाले की भी चर्चा होनी चाहिए। डीएमएफ घोटाले का डीएमएफ का जो फंड है वो बहुत अधिक उसका दुरुपयोग हो रहा है। कोरबा एक छोटा सा जिला है, कोरबा, वहाँ एक ही जिले में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, डीएमएफ घोटाला हुआ। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि इस राज्य सरकार को तत्काल डीएमएफ फंड को मूल अधोसंरचना में डाइवर्ट कर देना चाहिए। उससे जो खनिज का जो करोड़ों रुपया है, जो हम कमी महसूस कर रहे हैं, वहां वो पूरी हो जाएगी। डीएमएफ का जो जिले को अधिकार दे दिया गया, देखिए विकास की गंगा राज्य शासन से बहेगी, तो जो भी नीतियां हैं, मूल अधोसंरचना है, वो पैसा वहां डाइवर्ट कर दीजिए। पैसा से ये स्टेट लबालब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर का आपका इशारा इस तरफ है कि अगर और भी बहुत सारे विकल्प हैं राजस्व में बढ़ोतरी के, उन पर ध्यान ना दे करके ऐसे मुद्दों को और फोकस किया जा रहा है जिससे आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। और जो लोग ये कर रहे हैं वही जो है सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम भी कर रहे हैं। यही है। तो ये थी हमारी पूरी परिचर्चा कि किस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, उसमें ही शामिल कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नियम, कानून और व्यवस्थाएं बना रहे हैं जो कि सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करती हैं और जनता ताकि आक्रोशित हो। जबकि ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिनके माध्यम से सरकार राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।